एक अजीब दुनिया में हर किसी को 16 साल के होने पर एक विशेष पशु देवता से एक आशीर्वाद मिलता है। आज सोफिया लिलोर को अपनी कक्षा के सामने बुलाया जाता है ताकि वो अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जैसे ही वो घबराहट में आगे बढ़ती है, वो चुपचाप उन कई क्षमताओं के बारे में सोचती है जो उसे पशु देवताओं से मिल सकती हैं। प्रत्येक आशीर्वाद अपने आप में अद्वितीय और शक्तिशाली होता है। जब वो अंत में सामने पहुंचती है तो उसका प्रशिक्षक तैरते हुए कार्ड्स की ओर इशारा करता है और उसे एक कार्ड चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये बताते हुए कि यह तय करेगा कि कौन सा जानवर देवता उसे अपना आशीर्वाद देगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वह घबराने लगती है। वह चुपचाप प्रार्थना करती है कि उसे कोई ऐसा कौशल न मिले जिससे वह अन्य से अलग दिखे। वो कुछ साधारण, जैसे तिल के देवता का रात में देखने का उपहार जो साधारण और सुरक्षित है, पाना पसंद करेगी। आंखें बंद करके वह हाथ बढ़ाती है और सबसे अच्छे की उम्मीद करती है। लेकिन जब वह उन्हें खोलती है तो उसे गोरिल्ला देवता का कार्ड उसे घूरते हुए मिलता है। अगले दिन करिशा और उसके दोस्तों का समूह सोफिया के पास आता है, ये जानने के लिए उत्सुक कि किस देवता ने उसे चुना। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, ये दावा करते हुए कि यहाँ तक कि पक्षी देवता भी उसे उपहार देने की जहमत नहीं उठाएंगे या कि उसके पास मोर जैसे देवता द्वारा चुने जाने के लिए कोई आकर्षण नहीं है। उनके तानों के बावजूद सोफिया कुछ नहीं कहती। वह अपना आशीर्वाद अपने पास रखती है, सच प्रकट करने से इनकार करती है। आखिरकार लड़कियों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है जब वे सुनती हैं कि लुइस कैंपस लौट आई है। वे उसे खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं, सोफिया को कक्षा में अकेला छोड़ देते हैं। अंततः उसे शांति से अपना लंच खाने का मौका मिल जाता है। सोफिया एक प्रतिष्ठित शाही अकादमी में पढ़ाई करती है जिसका उद्देश्य कुलीन परिवारों के बेटे और बेटियों को शिक्षित करना है। स्कूल का दावा है कि उसका मिशन भविष्य के नेताओं और आदर्श नागरिकों को तैयार करना है। वास्तव में अधिकांश छात्र केवल अपने भविष्य की सुविधाओं को सुरक्षित करने में रुचि रखते हैं। लड़के व्यापार के अवसरों के लिए नेटवर्क बनाते हैं। लड़कियां सत्ता में शादी करने की उम्मीद करती हैं। कुछ लोग देश को समृद्धि की ओर ले जाने की वास्तविक उपलब्धियों की परवाह करते हैं। सोफिया एक गिनती की बेटी जो एक दूरस्थ और महत्वहीन क्षेत्र से है, सामाजिक रूप से बहुत कम महत्व रखती है। कोई भी करीब आने की कोशिश नहीं करता। उसे दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं है। वह एक विशाल पेड़ की छाया में बैठती है और अपना दोपहर का भोजन निकालती है। लेकिन जैसे ही वह एक सेब उठाती है, उसकी उंगलियां उसे भयानक ताकत से अनजाने में कुचल देती हैं। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं जब वह अपने हाथ की ओर देखती है, ये महसूस करते हुए कि वह अभी भी गोरिल्ला देवता द्वारा दी गई शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती। कल से उसने जो कुछ भी छुआ है वह सब टूट गया है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि यह उसकी नई प्राप्त क्षमता है। कल समारोह के बाद सोफिया चुपचाप अपने प्रशिक्षक के पास गई और वह कार्ड दिखाया जो उसने निकाला था। इसे देखकर प्रशिक्षक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ उन्होंने उसे बताया कि यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली आशीर्वाद है, गोरिल्ला देवता का कार्ड, जो केवल हर 50 वर्षों में एक बार प्रकट होता है। गोरिल्ला देवता द्वारा चुने गए लोगों ने अचानक और जबरदस्त युद्ध कौशल प्राप्त किया। उनकी ताकत एक आम इंसान की तुलना में 7 गुना बढ़ गई और उनकी पकड़ भी 10 गुना मजबूत हो गई। सोफिया के पैर जवाब दे गए और वह अपने घुटनों पर गिर गई। ये वे क्षमता नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह कभी भी अलग नहीं दिखना चाहती थी और उसने कभी भी कुछ इतना विनाशकारी या नियंत्रित करने में कठिन नहीं मांगा था। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, प्रशिक्षक ने अचानक उसे अगले दिन एक निजी बैठक के लिए वापस आने के लिए कहा। उसने यह बताने से मना कर दिया कि क्यों या कोई विवरण प्रदान करने से भी मना कर दिया। केवल यह संकेत दिया कि यह महत्वपूर्ण था। जैसे ही सोफिया विशाल पेड़ के नीचे अपना लंच खाती है, उसके विचार उसके प्रशिक्षक के अचानक अनुरोध की ओर लौट आते हैं। वह शांत पल का आनंद लेने की कोशिश करती है, लेकिन जिज्ञासा उसे परेशान करती है। ऊपर की सरसराहट उसका ध्यान भंग कर देती है। एक गिलहरी तने से नीचे उतरती है और घास पर दौड़ती हुई उसके ठीक सामने रुक जाती है। उसकी छोटी छोटी आंखें बिना पलक झपकाए और जिज्ञासु होकर उस पर टिकी हुई हैं। सोफिया इस अजीब व्यवहार को देखती है और सोचती है, क्या इस छोटे प्राणी ने अभी कुछ खाया है? अपने लंच बैग में से कुछ ब्रेड निकालकर वह उसे एक रूमाल पर धीरे से रख देती है और खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह चलने लगती है, गिलहरी भोजन को नहीं छूती। ये बस उसे जाते हुए देखता है, बिना हिले डुले और अजीब तरह से स्थिर। दिन बहुत लंबा खिंचता है और उसके पहले के विचारों का भार उसे छोड़ता नहीं है। अंततः अंतिम घंटी बजती है। अपने सहपाठियों की तरह घर जाने के बजाय सोफिया खुद को प्रधानाचार्य के कार्यालय में पाती है। उसे पता चलता है कि उसके प्रशिक्षक ने पिछले दिन क्या कहा था। शाही शूरवीरों ने रुचि दिखाई है कि वह उनकी टीम में शामिल हो। फिर उसे एक नोट दिया जाता है जिसमें उन कदमों का उल्लेख होता है जो उसे लेने होंगे, जैसे प्रवेश परीक्षा। प्रधानाचार्य कर्तव्य और संभावनाओं की बात करते हैं, उसके कौशल की दुर्लभता की सराहना करते हैं। वह जोर देते हैं कि गोरिल्ला देवता द्वारा दी गई शक्ति बहुत मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से आशीर्वाद के सभी ज्ञात धारक शूरवीर के रूप में सेवा कर चुके हैं। भीतर से सोफिया टूटने लगती है। वह कभी ध्यान या अपेक्षाएं को नहीं चाहती थी। किसी सार्वजनिक और मांगलिक चीज में जबरदस्ती धकेले जाने की कल्पना उसे डर से भर देती है। उसे अपने परिवार को निराश करने का डर है। उसके मन में अजीब अजीब परिणाम आते हैं, जैसे किशोर जेल भेजा जाना या अपने माता पिता को बड़े पैमाने पर शर्मिंदा करना। हर चीज के बावजूद वह शांत बनी रहती है। वह जानकारी स्वीकार करती है और सहमति का आभास देती है। सोफिया चुपचाप प्रिंसिपल से अपनी क्षमता को गुप्त रखने की विनती करती है। प्रिंसिपल सहमत हो जाते हैं, उसकी विनती को विनम्रता और उत्साह का संकेत समझकर। वह यह वादा भी करता है कि वह रॉयल नाइट्स के उसके स्काउटिंग का जिक्र नहीं करेगा, यह मानते हुए कि वह बस इसे एक बार नाइट बनने के बाद प्रकट करना चाहती है। बैठक के बाद सोफिया अपने सामान्य लंच स्पॉट बड़े पेड़ के नीचे लौटती है। जो रोटी उसने पहले छोड़ी थी वह पूरी तरह से गायब है। केवल रूमाल बचा है जिस पर कुछ ब्रेड क्रम्ब बिखरे हुए हैं। जब वह इसे उठाने के लिए झुकती है तो उसके विचार हेडमास्टर के साथ हुई उसकी बातचीत की ओर लौटते हैं।
किस्मत के एक मोड़ या शायद दुर्भाग्य से वह अब एक शाही नाइट बनने की राह पर है, जो उसकी मूल सपना शांति से जीने की इच्छा से काफी दूर है। एक नया विचार उसके मन में आता है जो उसे नाइट बनने से रोक सकता है। अगर वह जानबूझकर प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाती है तो शायद शाही नाइट्स उसे मना कर देंगे। चाहे उसकी शक्ति कितनी भी दुर्लभ या शक्तिशाली हो, वे निश्चित रूप से किसी को स्वीकार नहीं करेंगे जो उनकी परीक्षाओं में पास नहीं होता। परीक्षा के दिन वह प्रशिक्षण मैदान की ओर जाती है, लेकिन परीक्षण केंद्र खोजने में कठिनाई होती है। बाहरी इलाकों में घूमते समय उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जो एक टूटी हुई गाड़ी के साथ संघर्ष कर रहा है। एक पहिया गायब है और वह इस बारे में चिंतित है कि वह गाड़ी में जमा सभी सामानों को कैसे ले जाएगा। वह जगती है। उसके मन का एक हिस्सा मदद करना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसे ध्यान में आने के परिणामों की याद दिलाता है। फिर भी अपराध बोध डर से भारी है। अपनी बढ़ी हुई ताकत का उपयोग करते हुए वह भारी बैरल्स को आसानी से उठाना शुरू कर देती है, जिससे आदमी चौंक जाता है। वह सामान को अगले शहर में ले जाती है और जब तक वह लौटती है वह पूरी तरह से खो जाती है। तभी लोइस दिखाई देता है। वह उसकी उलझन को पहचानता है और पास आता है। सोफिया हैरान है, न केवल उनके अचानक प्रकट होने से बल्कि उनके चेहरे से भी। यह पहली बार है जब वह किसी की सुंदरता से वास्तव में आश्चर्यचकित होती है। वह एक स्पष्टीकरण देती है और स्वीकार करती है कि उसे रॉयल नाइट्स के प्रशिक्षण मैदान में होना चाहिए। लुइस उसे सही दिशा में इंगित करता है और जाने से पहले धीरे से उसके चेहरे को पोंछ देता है। इस अप्रत्याशित इशारे से वह वहीं जमी रह जाती है। हालांकि लुइस शांत रहता है, उसे शुभकामनाएं देता है और उल्लेख करता है कि वे बाद में मिलेंगे। उसके शब्द उसे भ्रमित करते हैं, लेकिन वह फिलहाल उन पर ध्यान नहीं देने का फैसला करती है। जब वह प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचती है तो वह आवश्यक खेल पोशाक में बदल जाती है और जल्दी से महसूस करती है कि वह वहां एकमात्र लड़की है। उसकी असफलता की योजना उसके मन में पीछे छिपी रहती है, जब तक कि वह नहीं देखती कि लुइस ने प्रवेश किया और घोषणा की कि वह परीक्षा की निगरानी करेगा। पहला परीक्षण एक सरल चुनौती के साथ शुरू होता है, जो 100 मीटर की दौड़ है, जो उम्मीदवारों की गति का आकलन करने के लिए है। एक लड़का जिसका नाम इसाक है, बिना हिचकिचाहट के पहले जाने के लिए अपनी आवाज उठाता है। किनारे से लुइस आराम से देखता है। उसकी तेज दृष्टि इसाक के अच्छे से बने पैरों में ताकत को नोट करती है। जब वह दौड़ने की तैयारी करता है, हवा भारी हो जाती है। संकेत मिलने पर इसहाक विस्फोटक ताकत के साथ आगे बढ़ता है। उसका शरीर घड़ी की तरह चलता है, नियंत्रित, केंद्रित, तेज। वह 9.9 सेकंड में दौड़ पूरी करता है। भीड़ से आहें और फुसफुसाहटें उठती हैं। यहां तक कि सोफिया प्रभावित है। मानदंड इतने ऊंचे होने के साथ वह चुपचाप असफलता के लिए खुद को तैयार कर रही है। शायद यह उसे बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होगा। अंत में उसकी बारी आती है और वह ट्रैक की ओर चलती है। कुछ परीक्षार्थी उसके अजीब, थोड़ा असहज प्रारंभिक रुख को देखते हुए हंसते हैं। वह उन्हें अनदेखा करती है। वो बस दौड़ को पूरा करना चाहती है, असफल होना चाहती है और बिना ध्यान दिए चली जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन से उठता है, कुछ बदल जाता है। एक पल में गोरिल्ला भगवान की शक्ति उसके अंदर बहने लगती है। उसकी मांसपेशियां कस जाती हैं। उसके पैर उसे तोप के गोले की तरह आगे धकेलते हैं और वह अमानवीय गति से आगे बढ़ती है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह फिनिश लाइन पार कर चुकी है और दूसरे छोर की दीवार से टकराकर उसमें छेद कर चुकी है। सन्नाटा छा जाता है। भीड़ हक्की बक्की होकर घूरती है। यहां तक कि सोफिया भी वहीं खड़ी है, मलबे को देखती हुई, अचानक ताकत के विस्फोट से हाँफती हुई। उसके सीने में एक शांत एहसास जलता है। उसने उस पल का आनंद लिया जब उसने अपनी शक्ति को मुक्त किया। रोमांच उसे असहज कर देता है, क्योंकि गोरिल्ला की शक्ति उस पर हावी हो रही है। अगली चुनौती रेपलिंग है। टॉवर की ऊंचाई आधार से भी विशाल दिखाई देती है और जब सोफिया बाकी लोगों के साथ शीर्ष पर पहुंचती है तो खड़ी गिरावट उसकी अपेक्षा से भी बदतर होती है। जबकि समूह हिचकिचाता है, ये चर्चा करते हुए कि पहले कौन जाएगा। एक आत्मविश्वासी लड़का जिसका नाम एडी है, स्वेच्छा से पहले जाता है। वह तेजी से नीचे आता है, यहां तक कि एक स्टाइलिश फ्लिप भी करता है और सुरक्षित रूप से उतरता है। सोफिया चारों ओर देखती है और इसाक को एक और स्पष्ट रूप से हिलता हुआ पाती है। वह थोड़ा सिहर रहा है, उसका चेहरा पीला है। वह करीब आती है और वह अपनी ऊंचाई के डर को मानता है। सोफिया शांतिपूर्वक सुझाव देती है कि वे दोनों नीचे जाएं, जिसमें वे आगे रहेगी, ताकि अगर कुछ गलत हो तो वह उसे पकड़ सके। उसकी मदद करने की इच्छा से हैरान इसाक रस्सी के पास जाता है। यह जानकर खुश होता है कि उसने इस चुनौती में एक दोस्त पाया है। जैसे ही वे नीचे जाते हैं, इसाक फिर से जम जाता है, यह महसूस करते हुए कि सोफिया के साथ भी यह अभी भी डरावना है। अचानक एक तेज हवा का झोंका उसे असंतुलित कर देता है। उसकी रस्सी अचानक झटके से हिलती है। सुरक्षा कुंडी टूट जाती है। सोफिया की सहजता काम करती है। वह हवा में इसाक को पकड़ लेती है। यह संक्षेप में नोट करती है कि वह उसकी बाहों में कितना हल्का महसूस होता है। लेकिन उनका संयुक्त वजन एंकर पर दबाव डालता है और पेंच दीवार से बाहर निकल जाते हैं। दोनों जमीन की ओर गिरते हैं। बिना सोचे समझे सोफिया गिरते समय घूमती है, इसाक को एक सुरक्षात्मक दुल्हन की गोद में लेते हुए। वह तैयार होती है, शक्तिशाली झुकाव के प्रभाव को सहन करती है। जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, उनके चारों ओर धूल उड़ाती है, लेकिन दोनों सुरक्षित रहते हैं। लुइस दूरी से देखता है, चकित। इसाक आंसू भरी आंखों से सोफिया को धन्यवाद देता है, जबकि प्रशिक्षण मैदान में फुसफुसाहट होती है, सोफिया की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए। लुइस संभलते हुए भीड़ को शांत करता है और उन्हें याद दिलाता है कि परीक्षा अभी भी जारी है। फिर वह सोफिया को बुलाता है और उसे औषधालय की ओर ले जाता है। ये केवल तभी होता है जब सोफिया को एहसास होता है कि उसकी हथेली की त्वचा फटी हुई है। जैसे ही लुइस उसके घायल हाथ की देखभाल करता है, वह नोट करता है कि कट काफी गहरे नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने गिरावट के दौरान कितना वजन उठाया, वह उसकी ताकत की अनायास ही तारीफ करता है, यह उल्लेख करते हुए कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसहाक उसके साथ क्या हुआ के बाद पूरी तरह से मोहित है। जब लुइस घाव की सफाई फिर से शुरू करता है तो सोफिया उसके चेहरे को और करीब से देखने का मौका लेती है। पहली बार जब वे मिले थे तब भी वह उसे सुंदर मान चुकी थी, लेकिन अब जब वह उसके पास था, उसने उसके नाजुक फीचर्स, लंबी पलकों और ऊंची नाक को नोटिस किया। वह ऊपर देखता है, उसकी चुप्पी को पकड़ते हुए, और मानता है कि उसे दर्द हो रहा है।
लेकिन वह जल्दी से किसी भी असुविधा को महसूस करने से इनकार करती है। हड़बड़ाई हुई। सच तो यह था कि वह बस बहुत गहराई से देख रही थी, सोच में खोई हुई थी और अब अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लड़खड़ा रही थी। उसकी अचानक अजीबता पर लुईस हंस पड़ता है, एक मुलायम मजाकिया आवाज जो उसे चौंका देती है। उसी क्षण उसे एहसास होता है कि वह उससे कहीं छोटा है जितना उसने शुरू में सोचा था। उसके चेहरे पर एक हल्कापन है, एक लड़कापन है जो उसकी पेशेवर स्थिति को थोड़ी देर के लिए छेड़ देता है। वह उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है, धीरे से अपना हाथ वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन छोड़ने के बजाय वह अपनी पकड़ थोड़ी कसता है, फिर उसके घायल हाथ को अपने दोनों हाथों से ढक देता है। यह इशारा उसे पूरी तरह से हैरत में डाल देता है। थोड़ा असहज होते हुए जब लुईस धीरे धीरे उसके घायल हाथ को सहलाते हैं, सोफिया गला साफ करती है और धीरे से उनका ध्यान आकर्षित करती है। वह पलक झपकाता है, स्पष्ट रूप से यह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा था, और जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लेता है, शर्मिंदा। यह सूक्ष्म है, लेकिन सोफिया उसके स्वभाव में परिवर्तन को पकड़ती है। उसकी सामान्य शांति एक पल के लिए डगमगा जाती है और वह उसकी असुरक्षित स्थिति की इस दुर्लभ झलक से चुपचाप मनोरंजन होती है। हालांकि लचीलापन तब गायब हो जाता है जब लुईस उसकी अजीब ताकत के बारे में पूछने लगते हैं और वह पहले स्थान पर शूरवीर परीक्षा के बारे में क्यों सोचती है। लुईस ये महसूस करते हुए कि वह व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को वापस ले लेते हैं जो वह पूछने वाले थे। वह अपनी सामान्य शिष्टता में लौटते हैं और बस उसे उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। जैसे ही वे प्रशिक्षण मैदान की ओर लौटते हैं, सोफिया देखती हैं कि कई परीक्षार्थी पहले से ही नकली लड़ाइयों के बीच में हैं। तलवारें एक कोरियोग्राफ किए गए तूफान में टकरा रही हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि जब वह चिकित्सा कक्ष में थीं, समूह पहले से ही परीक्षा के अगले भाग की ओर बढ़ चुका था और वह पूरी तरह से चूक गई थीं। उनके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जलती है। परीक्षा चूकना शायद मतलब है कि वह स्वतः ही असफल हो जाती है, लेकिन वह उम्मीद जल्दी ही निराशा की एक हल्की चुभन से दूर हो जाती है। अगर वह असफल होती है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह फिर कभी लुईस को नहीं देख पाएगी। वह खुद को चुपचाप डांटती है। वह एक ऐसी दुनिया में रहता है जो उससे बहुत दूर है। अंततः लुईस परीक्षणों के अंत की घोषणा करते हैं। परीक्षार्थी इधर उधर होने लगते हैं, कुछ उत्साह से और कुछ निराशा से ऊंची आवाज में बातें करते हैं। सोफिया पीछे रुकती है, क्लोजर के लिए एक पल की उम्मीद में। लुईस उसके पास आता है और धन्यवाद में एक शांत सिर हिलाता है। रैपलिंग परीक्षण के दौरान उसकी बहादुरी की सराहना करता है। जैसे ही संकेत मिलता है, इसाक उसके पास आता है। उसे अच्छी तरह से देखकर स्पष्ट रूप से राहत मिलती है। वह उसे जांचते समय आंसू बहाता है, उसे बचाने के लिए उसके प्रति अभी भी आभार व्यक्त करता है। लुईस हल्के से मुस्कुराते हैं और इसाक को उसे ठीक से धन्यवाद देने के लिए याद दिलाते हैं। वह इसाक के पैरों के काम की भी तारीफ करते हैं, ये बताते हुए कि उसकी गति रॉयल नाइट्स के लिए एक संपत्ति होगी। इसके साथ ही लुईस विदा लेते हैं। जैसे ही सोफिया और इसाक वापस चलने लगते हैं, वह उत्सुक हो जाती है और लुईस के बारे में पूछती है। इसाक उत्सुकता से जो कुछ उसे पता है साझा करता है। लुईस एक प्रतिष्ठित रॉयल नाइट्स की परिवार से आते हैं, जिनमें से कई ने कैप्टन का खिताब धारण किया है। यह लगभग तय है कि लुईस भी ऐसा करेंगे। उसके पास नेतृत्व कौशल और विनम्रता है, जिससे वह नेतृत्व कर सकता है। अपने वंश के बावजूद वह दयालु और जमीन से जुड़े हुए हैं, जिससे उन्हें सबसे प्रतिष्ठित लोगों से भी सम्मान मिलता है। सोफिया चुपचाप सुनती है। उसकी छाती में जलन की हल्की लहर उठती है। इसी के सपने बहुत बड़े हैं, लुई की तरह बनने के, उद्देश्य के साथ सेवा करने के। वह दूसरी ओर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखती। उसकी शक्ति गलत जगह लगती है, जैसे ये किसी और के लिए थी जो इसका उद्देश्यपूर्ण उपयोग करता। उसकी शांत चिंतन उस समय बाधित होता है जब वे थोड़ी दूरी पर एडी को देखते हैं। वो कुछ लोगों के समूह से घिरा हुआ है। उनकी आवाजें उपहासपूर्ण हैं और वे एडी के बारे में क्रूर टिप्पणियां कर रहे हैं कि वह एक मालकिन का बेटा है और शूरवीर बनने के योग्य नहीं है। सोफिया हिचकिचाती है, शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन उसका विवेक उसे परेशान करता है। एडी इस लायक नहीं है। वह इसाक की ओर देखती है और बिना कुछ कहे वे समझदारी से एक दूसरे की नजर मिलाते हैं। वे एक साथ समूह की ओर बढ़ते हैं, ये दिखाते हुए कि एडी उनके साथ घर चलने के लिए सहमत हो गया था। पुरुष इस बहाने को हंसी में उड़ा देते हैं, स्पष्ट रूप से एडी को जाने देने के लिए अनिच्छुक। फिर उनमें से एक सोफिया की ओर बढ़ता है और लापरवाही से उस पर घूंसा चला देता है। लेकिन इससे पहले कि हमला हो, इसहाक का हाथ हवा में ही हमलावर की कलाई पकड़ लेता है। इसहाक बिल्कुल गुस्से में है। एक साथी परीक्षार्थी जो एक शाही योद्धा बनना चाहता है, एक लड़की पर हाथ उठाना अक्षम्य है। उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि एडी ने पीछे से एक और आदमी को बाहर कर दिया है, उसे जमीन पर गिरा दिया है। अराजकता फैलती है। एडी और इसहाक समूह के साथ युद्ध में जुट जाते हैं। सोफिया पीछे खड़ी है, चौड़ी आंखों और जमी हुई विस्मय और अविश्वास के बीच फंसी हुई। बचे हुए आक्रमणकारियों में से एक उसकी झिझक को देखता है और उसकी ओर झपटता है। वो उसकी कलाई पकड़ लेता है, उसे दर्दनाक रूप से मोड़ने का इरादा रखता है। लेकिन सोफिया की हैरानी की बात यह है कि उसे कुछ महसूस नहीं होता। दबाव मुश्किल से दर्ज होता है और बिना सोचे वह प्रतिक्रिया करती है। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से चलता है। अपनी बांह की एक हल्की झटके से वह आदमी को साफ जगह के पार फेंक देती है। उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ एक पेड़ से टकराता है। उसकी अद्भुत ताकत के कारण हर आंख सोफिया की ओर मुड़ती है। सभी लड़ाई जारी रखने के लिए बहुत ही हैरान होते हैं। माहौल को बदलने की कोशिश करते हुए सोफिया जल्दी से सुझाव देती है कि वे तनाव कम करें। वह शांति से बात करती है, स्थिति को मोड़ने की कोशिश करती है। अब साथ में घर की ओर चलते हुए सोफिया, इसाक और एडी एक शांत पल साझा करते हैं। आखिरकार बाकी बचे आदमी अपने घायल दोस्त को उठाकर बिना कुछ कहे भाग जाते हैं। एडी आराम से कहता है कि सोफिया ही गोरिल्ला देवता द्वारा आशीर्वादित होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान उसके कारनामों ने विशेष रूप से देश के सबसे तेज युवा के रूप में व्यापक रूप से जाने जाने वाले इसहाक को पछाड़ने के बाद यह काफी स्पष्ट कर दिया था। उन्हें अब खींच होने लगी है क्योंकि वह अपनी निराशा को व्यक्त करते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि सोफिया अपने उपहार के महत्व को नहीं समझती। उसे सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी वह ऐसे कार्य करती है जैसे यह एक बोझ हो। वह गोरिल्ला देवता की शक्ति के पीछे की यांत्रिकी को समझाना शुरू करते हैं कि उपयोगकर्ता कैसे अन्य सभी आशीर्वादों से लगभग असाधारण कच्ची ताकत प्राप्त करते हैं।
एडी अपनी झुंझलाहट के बावजूद अपना आभार व्यक्त करता है। सोफिया के बिना वे गंभीर रूप से चोटिल हो सकते थे। दोस्ती की चाहत और एड्रेनालाइन से भरे इसाक ने औपचारिक रूप से खुद को दोबारा पेश किया। उम्मीद है कि वे अच्छे साथी बन सकते हैं। जब वह कुत्ते के देवता से अपने आशीर्वाद की कहानी साझा करता है तो हमेशा आरक्षित रहने वाला एडी अपनी कहानी बताने से बचता है। सोफिया हिचकिचाते हुए अंततः उन्हें अपना नाम बताती है और उनसे एक अनुरोध करती है कि वे उसके आशीर्वाद को गुप्त रखें। दोनों लड़के तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाते हैं। जब इसहाक को एहसास होता है कि वे सभी 16 साल के हैं तो वह इसे भाग्य घोषित करता है और उनके जुड़े हुए हाथों को उत्सव में नाटकीय रूप से उठाता है। एक नई दोस्ती की शुरुआत की घोषणा करता है। गर्म क्षण के बावजूद सोफिया अपराध बोध को नहीं हटा सकती। वह अभी भी नाइटहुड के मार्ग में असफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे पता है कि इसका मतलब फिर कभी उन्हें न देखना हो सकता है। अगले दिन स्कूल लौटने पर प्रधानाचार्य उसे बुलाते हैं और घोषणा करते हैं कि उसने परीक्षा पास कर ली है। भले ही उसने एक परीक्षण मिस कर दिया था, उसका प्रदर्शन उसकी जगह सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि चूंकि वह अभी भी एक छात्रा है, वह अपने स्कूली समय के बाद रात का प्रशिक्षण शुरू करेगी। बाद में उसी दिन जब वह कक्षा में लौटती है तो उसकी शिक्षिका 2 नए ट्रांसफर छात्रों को परिचित कराती है। कक्षा की लड़कियां ने उत्साह में हंसती और फुसफुसाती हैं जब इसहाक और एडी अंदर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। जब सोफिया देखती है कि इसहाक और एडी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत अपनी सीट में छुपने की कोशिश करती है। ये उम्मीद करती है कि उसे कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन उसके प्रयास बेकार जाते हैं। इसहाक की आंखें चमक उठती हैं जब वह उसे देखता है और वह कमरे के बाहर उत्साहपूर्वक हाथ हिलाता है, उसका नाम पुकारता है। वह एक छोटी सी मुस्कान बनाती है और अजीब तरह से इशारे को वापस करती है। उसकी महिला सहपाठियों की नजरें धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती हैं और फुसफुसाहट में बातें करती हैं। ठीक उसी क्षण उसे पता चलता है कि उसका शांतिपूर्ण स्कूल जीवन आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। उनके ब्रेक के दौरान सोफिया आइजैक और एडी को स्कूल गार्डन के एक शांत कोने में ले जाती है। वह सावधानी से इधर उधर देखती है और उनसे विनती करती है कि उसके जूनियर नाइट होने की बात किसी को न बताएं। आइजैक अपनी भौहें चढ़ाता है, यह सोचकर सचमुच उलझन में है कि वह इतनी सम्मानजनक चीज को क्यों छिपाना चाहेगी। सोफिया उसकी नजर के नीचे बेचैन हो जाती है। यह समझाने में असमर्थ है कि वह इस उपाधि के योग्य नहीं महसूस करती, खासकर जब आइजैक और एडी पहले से ही पसंद किए जाते हैं और प्रशंसा पाते हैं। वह खुद को उनके साथ जुड़े होने के लिए बहुत साधारण महसूस करती है, खासकर सार्वजनिक दृष्टि में। उसकी उलझन के बावजूद इसहाक सहमत है और एडी बस सिर हिलाता है, ज्यादा पूछताछ करने वाला नहीं। जैसे ही वे आंगन से वापस चलते हैं, सामने के गेट के पास एक हलचल उनके ध्यान को आकर्षित करती है। लड़कियों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, उत्सुकता से फुसफुसाती है और बेहतर देखने के लिए अपनी गर्दनें बढ़ाती है। जिज्ञासावश तीनों यह देखने की कोशिश करते हैं कि यह हलचल किस बारे में है। भीड़ के बीच से झांककर, जब तक कि सोफिया लुई को उसके बीच सहजता से खड़ा नहीं देखती। वह उसे तुरंत देख लेता है और उसका नाम लेकर पुकारता है। भीड़ के ऊपर एक खामोशी छा जाती है जब दर्जनों महिला आंखें सोफिया की ओर घूरने लगती हैं। उसका दिल डूबने लगता है। अभी आधा दिन भी नहीं हुआ था और उसने पहले ही पूरी लड़की आबादी की नाराजगी को आकर्षित कर लिया है। लुइस रास्ते में सोफिया, इसहाक और एडी को उनकी सफल नाइट परीक्षा के परिणामों पर बधाई देता है, लेकिन उससे पहले कि वह खत्म कर सके, सोफिया घबराती है और जल्दी से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती है। उम्मीद करती है कि वह सच्चाई को उजागर करने से रोक सके। दुर्भाग्यवश वह अपनी ताकत को नियंत्रित करना भूल जाती है। शर्मिंदा होकर सोफिया अपनी पकड़ छोड़ देती है, बार बार माफी मांगती है, लेकिन लुइस खुद को झाड़ता है मुस्कुराते हुए और इसके बजाय उसके हाथ की चोट के बारे में पूछता है जो पहले हुई थी। इसहाक और एडी बात करते हैं और लुइस उन्हें एक गर्म मुस्कान देता है। जब भी उन्हें जरूरत होती है, मदद की पेशकश करता है। जैसे ही वह उनसे बात करता है, सोफिया का मन भटक जाता है। उसने पहले कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, ये कभी नहीं जानते हुए कि लुइस उनके स्कूल में एक सीनियर था। लेकिन अब उसे लगता है कि हर नजर उसकी पीठ पर जल रही है, खासकर करिसा और उसके दोस्तों के समूह से, जो जैसे ही वह कक्षा में लौटती है उसे घेर लेते हैं। करिसा बिना समय गंवाए लुइस, इसहाक और एडी के साथ उसके संबंधों के बारे में सवाल पूछती है। सोफिया सब कुछ कम करने की कोशिश करती है, किसी भी निकटता से इनकार करती है, लेकिन सवाल लगातार आते रहते हैं, तेज और जिद्दी। हताशा में वह कहती हैं कि लुइस आंगन में है, उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें बस इतना समय का ध्यान भटका देगा कि आखिरकार वह शांति से अपना दोपहर का भोजन कर सकें। लड़कियां बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़कियों की ओर दौड़ती हैं, आंगन में लुइस को देखने के लिए उत्सुक। अचानक व्यवधान का लाभ उठाते हुए सोफिया चुपचाप कक्षा से बाहर निकल जाती है। वह सीधे कैफेटेरिया की ओर जाती है। उसके विचार राहत और थकावट से भरे होते हैं। आखिरकार निर्णयात्मक निगाहों और अंतहीन सवालों से मुक्त होकर वह एक शांत कोने में बैठती है और एक साधारण भोजन लेती है, सिर्फ एक कटोरी सूप और 2 सैंडविच। लेकिन उसकी तन्हाई ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसहाक और एडी उसे तुरंत देख लेते हैं और अपनी ट्रे भरकर उसके पास आ जाते हैं। वे स्कूल में आने के बाद से मिल रहे ध्यान के बारे में बड़बड़ाते हैं, पूरी तरह से अनजान हैं कि उनके द्वारा मिलने वाली प्रशंसा से सोफिया को केवल दुख ही मिला है। जब वे प्रकाश में नहाते हैं तो वह धीरे से ईर्ष्या और द्वेष का लक्ष्य बन जाती है अन्य लड़कियों से। इसहाक उसके छोटे भोजन को देखता है और अपना खाना साझा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देती है। वह जानती है कि खुद पर और ध्यान खींचना ठीक नहीं है, खासकर जिस तरह से हर कोई देख रहा है। अचानक तिकड़ी की जिज्ञासु आंखें उस प्रवेश द्वार की ओर मुड़ती हैं जहां लुइस अब खड़ा है, हलचल के बावजूद शांत और संयमित। वह एक भूरे रंग का कागज का थैला ले जाता है और सीधे उनकी ओर चलता है, जैसे कि वह इसहाक, एडी और सोफिया से बहुत परिचित है। वह टिकड़ी को अनौपचारिक रूप से अभिवादन करता है और सोफिया के पास बैठ जाता है, पूरी तरह से अनजान या शायद लापरवाह उस तूफान के बारे में जो उसकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है। लेविस खुश और संयमित जूनियर शूरवीरों के लिए आगामी दीक्षांत समारोह के बारे में बात करते हैं, उनके टेबल के चारों ओर के तनाव से अनजान।
इसहाक और एडी उनकी बातचीत में शामिल होते हैं, ये पूछते हुए कि क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सोफिया चुपचाप भोजन करती है, अपने भोजन को जल्दी से खत्म करने की उम्मीद में। जैसे ही वह समाप्त करती है, वह उठती है और टेबल छोड़ने के लिए एक असहज बहाना बनाती है। हालांकि लुइस को उसका बहाना थोड़ा अचानक लगता है, फिर भी वह उसे जाने देता है और दोपहर के बाकी समय के लिए उसकी भलाई की कामना करता है। जैसे ही वह दृष्टि से बाहर होती है, उसके कदम तेज हो जाते हैं। उसका एक हिस्सा लड़कों से, और जो ध्यान वे अनजाने में उसकी ओर खींचते हैं, उससे दूर होकर राहत महसूस करता है। फिर भी एक और हिस्सा निराश महसूस करता है। उन लोगों के साथ दोस्ती के पल का आनंद लेने का मौका चूक गया है, जो सब कुछ के बावजूद उसे कम अकेला महसूस कराते हैं। इससे पहले कि वह कक्षा में लौट सके, लुइस उसके पास पहुंच जाता है। वह बिना कुछ कहे उसके हाथों में ब्राउन पेपर बैग सौंप देता है। वह उसे सूचित करता है कि बैग के अंदर एक मफिन है जो उसने उसके लिए खरीदा है। इसके बाद लुइस उसे ये बात अपने बीच रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसने न तो एडी के लिए और न ही इसाक के लिए कोई मफिन खरीदे हैं। जैसे ही लुइस वहां से जाता है, सोफिया को लगता है कि करिशा और बाकी लड़कियां आसपास छिपी हुई हैं। उनकी नजरें उस पेपर बैग पर शिकारियों की तरह जम जाती हैं। करिशा बोलती है, जो कुछ उन्होंने देखा उसका स्पष्टीकरण मांगती है। सोफिया समूह की ओर डर के मारे देखती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका शांत साधारण स्कूल जीवन शायद कभी सामान्य नहीं होगा। सोफिया नए कपड़े को देखती है जो उसके परिवार ने भेजा था। उसने अपने माता पिता को संदेश भेजकर आगामी पार्टी के लिए एक पोशाक मांगी थी, लेकिन उसने उम्मीद की थी कि वे उसे एक पुरानी पोशाक भेजेंगे जिससे वह चुपचाप घुल मिल सके। सच कहें तो उसकी इस इवेंट में जाने की कोई खास इच्छा नहीं है, लेकिन उसे चिंता है कि अगर वह नहीं गई तो उसके सहपाठियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। भारी मन से सोफिया बॉक्स का ढक्कन बंद कर देती है और लाल रंग के चमकीले कपड़े को न पहनने का फैसला करती है। रंग बहुत बोल्ड है, बहुत ध्यान खींचने वाला है, और वो कुछ और नहीं चाहती हैं बल्कि अलग दिखने से बचना चाहती हैं। जब पार्टी की रात आती है तो सोफिया एक कोने में अजीब तरीके से खड़ी होती है, एक साधारण नीली पोशाक पहने हुए जो उसने मिडिल स्कूल से पहनी हुई है। पोशाक सुरक्षित, परिचित और सबसे महत्वपूर्ण बात, भुलाने योग्य महसूस होती है। जैसे ही वो अपना सिर नीचे करती है, कैरिसा उसे कमरे के पार देखती है। अपने साथी के साथ वो उसके पास आती है। उसकी आंखों में पहले से ही उपहास की चमक है। कैरिसा तुरंत पोशाक को पहचान लेती है और इसे इतनी जोर से इंगित करती है कि पास में खड़े लोग भी सुन सकें। उसके साथी लियोहार्ड शालीनता से सोफिया से परिचय करते हैं, लेकिन पल जल्द ही समाप्त हो जाता है। कैरिसा जल्दी से सोफिया को याद दिलाती है कि पार्टी उन लोगों के लिए है जिनके पास साथी हैं, ये इशारा करते हुए कि सोफिया की उपस्थिति बिना साथी के शर्मिंदगी है। उसके पुराने फैशन के कपड़े और अकेलेपन पर कुछ और तीखे कमेंट्स करने के बाद कैरिसा चली जाती है, उसकी हंसी पीछे छूटती हुई। पूरी तरह से अपमानित महसूस करते हुए सोफिया बाहर निकलने की ओर मुड़ती है। अपने आने के निर्णय पर पछताती है। वह तेजी से कदम बढ़ाती है, गायब होने की बेताबी में, लेकिन जल्दबाजी में वह किसी से टकरा जाती है। ऊपर देखकर वह देखती है कि लुइस वहां खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। वह तुरंत उसकी आंसुओं से भरी आंखों पर ध्यान देता है और उसे भागने से रोकता है। सोफिया इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि उसकी आंख में कुछ चला गया है, लेकिन लुइस ऐसा नहीं मानता। जब वह उसे चिकित्सा केंद्र ले जाने पर जोर देता है तो सोफिया हिचकिचाती है और फिर सच्चाई स्वीकार करती है। वह जा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि पार्टी में साथी की आवश्यकता है। यह सुनकर लुइस गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। कुछ समय बाद वे पार्टी में फिर से प्रवेश करते हैं, इस बार साथी के रूप में। पूरा कमरा धीमी फुसफुसाहट में डूब जाता है। सभी की निगाहें उन पर होती हैं। लुइस हमेशा की तरह आराम से उससे कहते हैं कि उन्होंने भी साथी नियम के बारे में नहीं सुना था और वे खुश हैं कि उन्होंने उसे समय पर पा लिया। सोफिया को चारों ओर से फुसफुसाहट और नजरों से पता चलता है कि हालांकि कई लोगों ने लुइस के आने के बारे में पूछा था, किसी ने भी वास्तव में उसे आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं की थी। वे सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वह किसे चुनेगा। जैसे ही दोनों आराम से बातें करते हैं, करिश्मा और उसकी सहेलियां दूरी से देखती हैं और जलती रहती हैं। सोफिया को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने एक योजना बनाई। खारिस का दोस्त सोफिया के पास दोस्ती के बहाने आता है, उसे एक पेय पेश करता है, लेकिन आखिरी पल में गलती से उसे गिरा देता है। तेज प्रतिक्रिया से स्थिति संभल जाती है। सोफिया ने कुशलता से कप को पकड़ा बिना एक बूंद गिराए, जिससे लड़कियां हैरान रह गईं। असफल होकर वे पीछे हट गईं, आपस में बड़बड़ाते हुए। लुइस, जिसने पूरे दृश्य का अवलोकन किया था, सोफिया की स्थिति को इतनी शालीनता से संभालने के लिए प्रशंसा करता है। उनकी तारीफ सोफिया को कुछ हद तक स्तब्ध कर देती है और वह साहस जुटाकर पूछती है कि वे पहले क्यों इतने गंभीर थे जब उन्होंने जोर देकर कहा कि वे पार्टी में एक साथ वापस जाएं। अपनी आवाज को इतना धीमा करके कि केवल सोफिया ही सुन सके, लुइस एक गंभीर जानकारी साझा करते हैं। उन्हें सूचना मिली है कि शायद इस क्षेत्र में कहीं एक बम दफन है, जबकि यह आसानी से एक शरारत हो सकती है। इतने सारे महान बच्चों की उपस्थिति इसे एक विश्वसनीय खतरा बनाती है। वह बताते हैं कि शूरवीरों ने आयोजन को रद्द करने की सलाह दी थी, लेकिन रईसों ने जिद्दी होकर मना कर दिया, इसे एक खाली डर के अलावा कुछ नहीं मानते हुए। चूंकि वह भी एक छात्र है, लुइस बताते हैं कि उन्होंने इसाक और एडी ने पहले ही बम धमकी की जांच शुरू कर दी है। फिर वह सोफिया को उनके साथ खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। जूनियर नाइट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी की मजबूत भावना के कारण सोफिया जल्दी से सहमत हो जाती है। उसके जवाब से प्रसन्न होकर लुइस उसे अपनी बात ऑफर करते हैं। एक छोटी सी मुस्कान के साथ ये समझाते हैं कि अगर पार्टी में साथी आर्म्स लिंक नहीं करते तो ये अजीब लगेगा। सोफिया एक पल के लिए जम जाती है, भीतर से घबराहट उठने लगती है। फिर भी वह अपनी हिम्मत जुटाती है और शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके गालों पर एक स्पष्ट लाली छा जाती है। साथ में वे पार्टी के फर्श पर घूमते हैं। उनके चारों ओर छात्रों से जिज्ञासु नजरें पाते हैं। ध्यान के बावजूद उनके दिमाग तेज रहते हैं। क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध चीज की जांच करते हैं जो छिपे हुए बम के स्थान का संकेत दे सकती है।
कुछ समय बाद सोफिया को एक परिचित विषैला दृष्टि उसकी ओर निर्देशित होता दिखाई देता है। वही नफरत भरी नजर जिसको देखने की वह कई लड़कियों से आदी हो चुकी है। इसके पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे सके, करिश्मा फिर से अपने दोस्तों के समूह के साथ उसकी ओर बढ़ती है। करिश्मा की चहकती बातें जल्दी से लुइस का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। आशा करती है कि वह उसे विचलित कर सके, जबकि उसकी सहेलियां सोफिया के करीब आती हैं, उसकी मदद करने के बहाने। लड़कियों में से एक सोफिया की आस्तीन से कुछ साफ करने का नाटक करते हुए झुकती है, लेकिन कपड़े के बजाय वह एक कैंची प्रकट करती है जो रोशनी के नीचे तेज चमक रही है। सोफिया ब्लेड को देखती है, लेकिन खुद का बचाव करने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। उसे डर है कि अगर वह अपना गोरिल्ला गाय का आशीर्वाद सक्रिय कर देती है तो वह अनजाने में किसी को चोट पहुंचा सकती है। जैसे ही लड़की हाथ बढ़ाती है, लुई तुरंत सोफिया के पास आ जाता है। एक तेज और सटीक हरकत में वह लड़की के हाथ से कैंची को गिरा देता है, जिससे वह जमीन पर शोर करते हुए गिर जाती है। लड़की के बहाने बनाने पर उसकी आंखें अस्वीकृति में सिकुड़ जाती हैं। सफिया जल्दी से उनके बीच आ जाती है, स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस नोटिस करता है कि उसकी आस्तीन पहले ही कट चुकी है। जब सफिया उसे आश्वस्त करती है कि वह सुरक्षित है, तो वह अपनी पोशाक पर ही ठोकर खा जाती है और कपड़ा फटने की आवाज आती है। बिना देरी किए लुइस उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और अपनी सूट जैकेट को उसके कंधों के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से लपेटता है। सफिया खुद को उसके करीब पाती है, उसके द्वारा ब्राइडल कैरी में सुरक्षित रूप से सहारा दी जाती है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली छा जाती है, उनकी निकटता की स्थिति से पूरी तरह अवगत होते हुए, जैसे दर्शक भीड़ में फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देती है। बिना एक शब्द कहे लुइस उसे पार्टी हॉल से बाहर ले जाता है। बाहर आने पर सोफिया को बढ़ती असहजता महसूस होती है, ये सोचते हुए कि वह उसे कितना दूर और कितनी देर तक ले जाने की योजना बना रहा है। लेकिन फिर लुइस रुकता है। उसकी पकड़ थोड़ी कस जाती है जब वह खुद से बड़बड़ाता है। अपने असफलता के लिए खुद को दोषी ठहराता है कि वह उसे सही तरीके से एक शूरवीर के रूप में बचा नहीं सका। उसकी आत्मघृणा से चौंककर सोफिया जल्दी से जोर देती है कि यह उसकी अपनी गलती थी गिरने की और उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। वह उसे याद दिलाती है कि वह भी एक शूरवीर है और अपनी रक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए। लुइस उसे एक लंबे पल तक देखता है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिलती है। वह सुझाव देता है कि वे शहर जाएं और उसके लिए एक नया ड्रेस खरीदें, लेकिन सोफिया घबरा जाती है और मना कर देती है। जल्दी से दावा करती है कि उसके पास एक अतिरिक्त है। अपने हॉस्टल के कमरे में वापस सोफिया ने वह लाल ड्रेस निकाली जो उसके माता पिता ने पहले भेजी थी। जैसे ही वह इसे खोलती है, उसे एहसास होता है कि यह कितना भव्य दिखता है। एक भारी पछतावे का एहसास उस पर हावी हो जाता है। सोफिया दोबारा पार्टी में प्रवेश न करने का विचार करती है, लेकिन जब वह सोचती है कि लुइस ने पहले उसकी रक्षा कैसे की, तो उसे लगता है कि उसे कम से कम वहां दिखाना चाहिए ताकि वह उसकी अनुपस्थिति के बारे में चिंता न करे। अपनी शर्मिंदगी को एक ओर रखकर वह लाल पोशाक पहनती है और पार्टी की ओर दौड़ लगाती है। जब वह सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो वह लियोनार्ड को देखती है, जो तुरंत उसे पहले से पहचान लेता है। सोफिया पूछती है कि वह करिसा के साथ क्यों नहीं है, और जैसे ही लियोनार्ड पास आता है, वह स्वीकार करता है कि करिसा उसे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई। सोफिया जल्दी से लुइस के साथ फिर से मिलने के तरीकों के बारे में सोचती है, लेकिन लियोनार्ड उसे व्यस्त रखता है, अजीब तरीके से आगे बढ़ता है। जब सोफिया घोषणा करती है कि उसे जाना है, तो लियोनार्ड अपना हाथ उसके सिर के बगल में दीवार पर रखता है, उससे उसके साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब वह अकेला है। अचानक वे आइजैक और एडी को उसका नाम पुकारते हुए सुनते हैं। जब वे सीढ़ियां चढ़ते हैं और उसे देखते हैं, तो लियोनार्ड जल्दी से पीछे हट जाता है। एडी और इसहाक अंततः सोफिया के पास पहुंचते हैं और एक पल के लिए उसकी नई लाल पोशाक में उसके रूप को सराहते हैं। फिर वे उससे उस अजीब लड़के के बारे में पूछते हैं जिसे उन्होंने अभी उसके साथ देखा था। इसके बाद वे उसे स्कूल में कहीं संभावित बम के बारे में सूचित करते हैं और लुइस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। सोफिया उन्हें बताती है कि उसे पहले से ही पता है और लुइस उन्हें बॉलरूम के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाती है, एडी उसे रोकता है, उसे पहले खुद को ठीक किए बिना पार्टी में वापस लौटने के लिए फटकारता है। चेतावनी के बिना वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाल और मेकअप ठीक करना शुरू कर देता है। सोफिया लुइस के पास लौटती है, जो उसकी नई उपस्थिति से पल भर के लिए चौंक जाता है, लेकिन जल्दी से संभल जाता है और उसे अंदर ले जाता है। उसके पीछे आइजैक और एडी होते हैं। समूह बहुत ध्यान आकर्षित करता है, विशेष रूप से सोफिया, क्योंकि अधिकांश छात्र उसे बमुश्किल पहचान पाते हैं। बढ़ती हुई नजरों की संख्या से शर्म महसूस करते हुए सोफिया एडी की तरफ देखती है, ये सोचते हुए कि उसने किसी के बाल और मेकअप ठीक करना कहां से सीखा। उसे याद आता है कि उसने बस उसके बालों को बंधा और एक छोटा मेकअप किट निकाला था, जबकि आइसाक ने रूपांतरण को होते हुए देखकर खुशी महसूस की थी। अब लुइस, आइसाक और एडी उसके चारों तरफ खड़े हैं और भी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तब सोफिया को कुछ अजीब महसूस होता है। एडी और आइसाक पार्टी में बिना साथियों के आए थे। उलझन में वह इसे लड़कों के सामने लाती है। वे आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं, समझाते हैं कि पार्टी में साथी के साथ आने की कोई आवश्यकता कभी नहीं थी। ये एक ऐसा आयोजन था जैसे सभी के लिए आनंद लेने के लिए आयोजित किया गया था। सोफिया को एहसास होता है करिसा ने झूठ बोला था, उसे धोखा देने की कोशिश की थी ताकि वो बाहर जाए और खुद को मूर्ख बना ले। शर्मिंदा होकर सोफिया जल्दी से लुइस के सामने झुकती है, माफी मांगते हुए कहती है कि गलत जानकारी के कारण उसने उसे अपनी परेशानियों में घसीट लिया। लुइस सोफिया को माफी मांगने नहीं देते, बल्कि उसे एक गर्म मुस्कान के साथ आश्वासन देते हैं कि पार्टी के लिए उसके साथी के रूप में उसे वास्तव में खुशी हुई। इशाक ने जल्दी से बातचीत में शामिल होकर अनौपचारिक ढंग से अगले साल के समारोह के लिए सोफिया के साथी बनने की पेशकश की। उसकी आवाज हल्की फुल्की लेकिन ईमानदार थी। बॉल रूम के पार करिसा बातचीत को विकसित होते हुए देखती है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है जब वह देखती है लड़के सोफिया से आसानी से रिश्ता बना रहे हैं। उसकी दोस्तों धीरे धीरे आपस में फुसफुसाते हुए अपनी बढ़ रही चिंता व्यक्त करती हैं कि और हस्तक्षेप करने से लुइस को उकसा सकते हैं, खासकर उसके पहले की फटकार के बाद। हालांकि करिसा इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही उसकी नजर बॉलरूम पर पड़ती है, वह देखती है कि एक लड़की भीड़ के किनारे पर खड़ी है, जिसकी आंखें सोफिया के समूह की ओर लालसा भरी निगाहों से देख रही हैं। करिसा को एक नया अवसर महसूस होता है और उसका दिमाग तेजी से एक और योजना बनाता है, जो वादा करता है कि शाम को फिर से उसके पक्ष में मोड़ देगा।
जैसे जैसे शाम का अंत होता है, शूरवीर इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे आराम करने लगते हैं। उनकी पहले की तनावपूर्ण स्थिति इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कम हो जाती है कि बम का खतरा केवल एक झूठ था। इसी बीच सोफिया को अपनी सहपाठी अर्निया दिखाई देती है, जो हॉल के किनारे अजीब तरीके से झुकी हुई होती है। चिंतित सोफिया उसके पास जाकर मानती है कि लड़की अशुभ है। अर्निया स्पष्ट रूप से परेशान जल्दी से बताती है कि उसने अपनी एक बाली खो दी है और प्रमाण के रूप में अपना खाली कान दिखाती है। वह जोर देती है कि उसे पता है कि गहना कहाँ है, लेकिन स्वीकार करती है कि उसे अकेले इसे प्राप्त करने में डर लगता है। जूनियर नाइट के रूप में उसके पास चाहे कितने भी कार्य शेष हों, सोफिया अपनी सहपाठी की परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसे सहायता करने का निर्णय लेती है। मुख्य भवन से अरानिया का पीछा करते हुए सोफिया को एक पुराने अनुपयोगी स्कूल संरचना की ओर ले जाया जाता है, जहां एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दीवार के खिलाफ खड़ा है। अरानिया बताती हैं कि शिक्षक के आदेश पर हाल ही में क्रेट को फिर से स्टॉक किया गया था और सुझाव देती हैं कि बाली अंदर गिर गई हो सकती है। बिना किसी झिझक के सोफिया क्रेट में चढ़ती है, जल्दी से नीचे कुछ चमकदार चीज की चमक को देखती है। हालांकि इससे पहले कि वह बाली को निकाल सके, उसके पीछे का ढक्कन जोर से बंद हो जाता है और अंधेरे में ताले की क्लिक की स्पष्ट आवाज गूंजती है। सोफिया अंदर फंसी हुई है और अरेनिया की आवाज कांपते हुए उसे यह बताती है कि उसे ब्लैकमेल करके उसे दूर ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। सोफिया शांत रहती है और तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे करिसा का हाथ होना चाहिए। ईरानिया के भाग जाने और साजिश का बहुत जल्दी पर्दाफाश करने के संभावित परिणामों को समझते हुए सोफिया दर्दनाक निर्णय लेती है कि वह तब तक बंद रहेगी जब तक पार्टी समाप्त नहीं हो जाती। अपने सहपाठी को आगे की उत्पीड़न से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि जब अपरिचित आवाजें उसके छिपने की जगह की ओर बढ़ती हैं, तो उसकी योजना जल्दी ही बाधित हो जाती है। आवाजें तेजी से बढ़ती हैं और वह भयावह आतंक के साथ महसूस करती है कि जिस पेटी में वह फंसी हुई है उसे हिलाने की तैयारी की जा रही है। उसका शरीर हिलता है जैसे ही बॉक्स उठाया जाता है और वह अंदर ही अंदर संघर्ष करती है, छुपी रहने या खुद को किसी अज्ञात गंतव्य से मुक्त करने के लिए खुद को उजागर करने के बीच उलझी हुई है। जैसे ही टोकरा हिलता और झटका खाता है, सोफिया अपनी सांस रोक लेती है और खुद को मुक्त करने की तीव्र इच्छा का विरोध करती है। वह पूरी तरह से स्थिर रहती है, उसके शरीर को खुरदरी लकड़ी के खिलाफ मजबूती से रखते हुए, जब तक कि उसके चारों ओर की पदचापें अंततः गायब नहीं हो जाती। पुरुष उसकी उपस्थिति से अनजान तीसरी मंजिल पर एक कमरे में टोकरा रखकर चले जाते हैं। अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए वह लकड़ी की दीवार पर एक ठोस सोच समझकर किए गए प्रहार से वार करती है, जिससे संरचना टूट जाती है और उसके चारों ओर टूटे हुए पैनल में गिर जाती है। ठंडी हवा का अचानक झोंका उसकी फेफड़ों में समा जाता है और राहत की लहर उसे भर देती है। अब जब वह बंदी से मुक्त हो गई है, अपनी सांसों को स्थिर करने के लिए एक पल लेती है, सोफिया खिड़की की ओर बढ़ती है और नीचे शांत विद्यालय के मैदानों में झांकती है। अंततः वह पार्टी में वापस न जाने का निर्णय करती है। अगर वह छुपी रहती है तो ईरानिया को करिसा से प्रतिशोध नहीं झेलना पड़ेगा और वह खुद से कहती है कि यह सबसे अच्छा तरीका है। उसका एक हिस्सा तो यह भी मानता है कि खुद को इस घटना से हटाकर लुइस के ध्यान की चाह रखने वाली लड़कियों को उनका मौका मिल सकेगा। फिर भी उसके निर्णय के पीछे की तर्क के बावजूद उसके सीने में एक अटल दर्द बस जाता है जब वह चूकने के विचार पर सोचती है। इससे पहले कि वह अपनी भावनाओं पर देर तक रुके, अचानक एक खड़खड़ाने की आवाज उसके विचारों को तोड़ देती है। चिंतित होकर सोफिया सख्त हो जाती है और स्वाभाविक रूप से संभावित हमले के लिए खुद को तैयार करती है। आंखें बंद करके और कंधे तानकर वह प्रभाव के लिए तैयार होती है, केवल पल भर बाद अपनी आंखें खोलने के लिए और खिड़की के पास एक छोटा गिलहरी देखने के लिए। इस बीच इसाक और एडी चिंतित होने लगते हैं क्योंकि सोफिया कुछ समय से गायब है। वे स्कूल परिसर की खोज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई सुराग मिलेगा कि वह कहां गई है। फिर सोफिया पहचानती है कि यह वही गिलहरी है जिसे उसने पहले खाना खिलाया था, वही जिसे उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा दिया था। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरती है जब वह उस छोटे जीव को उसके अप्रत्याशित साथ के लिए धन्यवाद देती है। गिलहरी अपनी नाक से दरवाजे की ओर इशारा करती है, जैसे मानो उसे जाने के लिए कह रही हो, लेकिन वह शांति से रहने का अपना फैसला बताती है। वह जोर से बोलती है, ज्यादातर अपने बारे में कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसकी सहपाठी को जो कुछ हुआ उसके लिए चोट लगे। वह तर्क देती है कि बम की चेतावनी शायद एक मजाक थी और उसकी उपस्थिति अब आवश्यक नहीं है। फिर भी वह खुद को कुछ और कमजोर स्वीकार करते हुए पाती है। वह कबूल करती है कि वह लुइस के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। गिलहरी उसके कंधे पर चढ़ जाती है और उसके गाल को छूती है, जैसे उसे खुश करने की कोशिश कर रही हो। अप्रत्याशित स्नेह उसके होंठों से एक नरम हंसी लाता है और उस शांत क्षण में वह फिर से बोलती है, इस बार अधिक ईमानदारी से। वह गिलहरी को बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे आज रात सुंदर दिखाने के लिए कितनी मेहनत की, कि वह चाहती थी कि लुई उसे नोटिस करे, कि उसके छोटे इशारे, जिस तरह से वह उससे बात करता है जैसे वह महत्वपूर्ण है, उसे एक तरह की खुशी देता है जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की है। वह नफरत करती है कि यह कितना स्वार्थी लगता है। वह जानती है कि लुई शायद उसे केवल एक जूनियर नाइट के रूप में देखता है, किसी को मार्गदर्शन देने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। फिर भी जब वह उसे देखता है, उसके भीतर कुछ जागृत होता है जिसे वह ठीक से नहीं समझा सकती, लेकिन वह स्वार्थी नहीं होना चाहती और सोचती है कि यह सबसे अच्छा हो सकता है ताकि अन्य लड़कियां भी लुई से बात कर सकें। उसका एक हिस्सा उसकी पूरी ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो उसे परेशान करता है। वह जानती है कि लुई शायद उसे अपने जूनियर शूरवीरों में से एक के रूप में देखभाल कर रहा है, लेकिन उसकी नजरों में खुद को खास महसूस किए बिना वह रह नहीं सकती। अचानक रंगों का विस्फोट आकाश को प्रकाशित कर देता है। खिड़की आतिशबाजी की चमक से जल उठती है। वह चुपचाप देखती है, सोचती है कि लुई यह नजारा किसके साथ देख रहा होगा। उसकी छाती विचार से कस जाती है। वह चाहती है कि वह वहां होती, उसके बगल में होती, चाहती है कि वह अधिक सुंदर, अधिक संतुलित दिखती, उन लड़कियों की तरह जो उसके लिए अधिक उपयुक्त हैं। वह लालसा धीरे धीरे एक शांत एहसास में बदल जाती है कि वह उसके लिए गिर रही है। यह भावना उसे अस्थिर कर देती है। यह कच्चा और अपरिचित है, जैसे कुछ ऐसा जो उसके लिए वहन करना बहुत बड़ा है, लेकिन इसके असुविधा में भी उसके बारे में सोचते हुए उसके अंदर एक अजीब, अनिवार्य गर्माहट फैल जाती है। शायद यही प्यार का एहसास है, गंदा, भ्रमित, लेकिन अपने तरीके से चुपचाप आनंदमय।
जैसे ही उसकी गुप्त भावनाओं का भार थोड़ा कम होता है, सोफिया की छाती में राहत भर जाती है। वह गिलहरी की ओर देखती है और उससे विनम्रतापूर्वक कहती है कि वह जो कुछ उसने अभी कहा है उसे अपने तक ही रखे। लड़की और प्राणी के बीच एक साझा रहस्य। हालांकि उसकी शांति का क्षण अधिक समय तक नहीं टिकता। इमारत के अंदर कहीं से एक अजीब धातु की खड़खड़ाहट गूंजती है, धीमी लेकिन उसके ध्यान को रात के आकाश से हटाने के लिए काफी तेज। उसके विचार तुरंत बम की चेतावनी की ओर लौट जाते हैं। ये विचार कि हो सकता है यह मजाक न रहा हो, उसके मन में जड़ पकड़ लेता है और उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। खुद को मजबूत करते हुए वह जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। गिलहरी उसकी दृढ़ता को महसूस करती है और उसका अनुसरण करती है, यहाँ तक कि सोफिया के झंकने पर एक खुले दरवाजे में प्रवेश करने के लिए छलांग भी लगाती है। सोफिया ने प्रवेश करने का निर्णय लिया और कमरे के अंदर फैली नजर में खाली लग रहा था, जो कि छायाओं में छिपा हुआ था। वह सावधानी से आगे बढ़ती है, उसकी इंद्रियां सतर्क हैं। फिर वह इसे सुनती है, एक आवाज धीमी और अनजान, कमरे के भीतर से आती हुई। वह दीवार के साथ चुपचाप चलती है, अपनी उपस्थिति को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। कोने में छिपे हुए दो लोग धीरे धीरे और जल्दी से बात कर रहे हैं। यद्यपि वह हर शब्द को नहीं पकड़ पाती, वह तुरंत खतरे को पहचान लेती है। ये छात्र या शिक्षक नहीं है, ये लोग घुसपैठिए हैं, संभवतः उसी खतरे के जिम्मेदार हैं। सोफिया पीछे हटने लगती है, लुइस और दूसरों को ढूंढने का इरादा रखते हुए। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटती है, उसकी एड़ी फर्श पर जोर से क्लिक करती है। ध्वनि उसकी अपेक्षा से अधिक गूंजती है। पुरुष ठिठक जाते हैं, फिर उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सिर घुमाते हैं। एक तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, उसकी सहज प्रवृत्ति जाग जाती है और वह खुद को बचाने के लिए पास के एक खंभे की ओर हाथ बढ़ाती है। लेकिन गोरिल्ला के आशीर्वाद से उसकी पकड़ इसे तुरंत तोड़ देती है। जैसे ही पहला व्यक्ति झपटता है, वह अप्रत्याशित रूप से एक पुतले के स्टैंड से उसके जबड़े पर वार करती है, जिससे वह गिर पड़ता है। दूसरा आदमी हथियार निकालता है, लेकिन सोफिया तेजी से प्रतिक्रिया करती है, उसे एक तेज हरकत से निशस्त्र कर देती है और हथियार को दूर फेंक देती है। वह उसके सामने पुतला स्टैंड को उठाती है, उसकी आवाज ठंडी और सख्त है। पुरुषों के शांत होने के बाद वह उन्हें एक साथ घसीट कर लाती है और उन्हें एक रस्सी से बांध देती है, जिसमें उसने सर्वाइवल प्रशिक्षण में सीखे गए गांठों का उपयोग किया है। वह होश में आए व्यक्ति से सवाल पूछती है, जवाब मांगती है, लेकिन वह केवल उसे चुनौतीपूर्ण निगाहों से देखता है, ये घोषणा करते हुए कि वह उनके आदर्शों से विश्वासघात नहीं करेगा। इससे पहले कि वह और दबाव डाल सकें, गिलहरी घबराई हुई चहचहाहट करती है और उसे कमरे के एक कोने में ले जाती है। सोफिया आगे बढ़ती है और एक बड़े बॉक्स की खोज करती है, जिसमें एक घड़ी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह बम है। निराश होकर वह आदमी से बम को निष्क्रिय करने का तरीका समझाने की भीख मांगती है, लेकिन वह केवल मुस्कुराता है और चेतावनी देता है कि वे अपने उद्देश्य के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हैं। घबराहट उसके सीने पर पंजे मारती है जब वह उपकरण को देखती है। ये उन बमों की तरह नहीं है जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षण में कवर किया था। इसकी संरचना और ट्रिगर अपरिचित हैं, इसका टाइमर पहले से सक्रिय है। वह मदद के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन समझती है कि समय कम है और जो कोई भी उसकी मदद कर सकता है वह बहुत दूर है। वह अपने डर को निगलते हुए एक गंभीर योजना बनाती है। वह गिलहरी की ओर मुड़ती है और उसे भागने के लिए फुसफुसाती है। दृढ़ हाथों से वह बम को रखने वाले बक्से को उठाती है और खिड़की की ओर लड़खड़ाती है। नीचे जश्न खतरे से अनजान होकर जारी रहता है। वह सही पल का इंतजार करती है जब कोई नहीं देख रहा होता। फिर वह तीसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाती है और सुरक्षित जमीन पर उतरती है। वह दौड़ती है। जैसे जैसे वह स्कूल के मैदान के पार दौड़ती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, बम को कसकर पकड़े हुए। उसके विचार उन चेहरों के साथ धुंधले हो जाते हैं जिनकी वह रक्षा करना चाहती है, न केवल लुइस या उसके दोस्तों की, बल्कि प्रत्येक छात्र की। यहाँ तक कि जो उसका मजाक उड़ाते हैं या उससे ईर्ष्या करते हैं, उनमें से कोई भी पीड़ित होने के लायक नहीं है। किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अंततः वह स्कूल का एक साफ सुथरा हिस्सा पाती है जो समारोह से दूर है। उसकी छाती मेहनत से ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन वह रुकती नहीं है। उपकरण को अपनी छाती से चिपकाते हुए वह नीचे झुकती है और अपने शरीर से उसे ढाल बनाकर विस्फोट को रोकने की आखिरी हताश कोशिश करती है। अपनी हैरानी में सोफिया अपने कान के पास एक चूंकी आवाज सुनती है। कमजोरी से सिर घुमाते हुए वो उस गिलहरी को देखती है जो परित्यक्त भवन से आई है। ये उसके हाथों में बॉक्स की ओर जाता है। इसके छोटे छोटे पंजे जैसे खुद ही काउंटडाउन को रोकने का प्रयास कर रहे हो। यह दृश्य उसे लगभग रोने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वह और प्रतिक्रिया कर पाए, दूर के पटाखों की आवाज हवा में गूंजने लगती है। जैसे ही वह आकाश में फटते हुए प्रकाश के जीवंत प्रदर्शन को देखती है, उसके मन में एक विचार आता है। वह अपने डर के बावजूद धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वह अपनी सांस को स्थिर करती है और बॉक्स को अपने सामने गिरा देती है। अपनी पूरी ताकत के साथ वह अपना पैर पीछे खींचती है और डिवाइस को ऊंचे आकाश में लात मारती है। कुछ सेकंड बाद बम हवा में फटता है। उसका धमाका चल रहे आतिशबाजी शो द्वारा छिपा हुआ होता है, कहीं दूर नहीं। ल्यूहार्ट उस अजीब विस्फोट को देखता है और उसे देखकर मुस्कुरा देता है, फिर छायाओं में गायब हो जाता है। सोफिया घुटनों के बल गिर जाती है। उसका दिल धड़कने लगता है। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द में होती है। उसके ऊपर एक राहत का अनुभव होता है। वह समय पर पहुंच गई। इससे पहले कि वह अपने विचार एकत्र कर सके, उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है और उसे इसाक की आवाज पुकारती हुई सुनाई देती है। वह उसके पास पहुंचता है, हाँफता हुआ और चिंतित। उसे देखकर उसके ऊपर भावनाओं का सैलाब आ जाता है और आंसू उसके गालों पर गिरने लगते हैं। कुछ क्षण बाद एडी आता है, उतना ही चिंतित। दोनों लड़के उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन वह कहती है कि वह ठीक है। हालांकि वह स्वीकार करती है कि उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं है। बिना कुछ और पूछे दोनों ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करने का फैसला किया। इसहाक उसे धीरे से उठाता है और स्कूल की ओर ले जाता है। फिर भी जिज्ञासा उसे कुतरती रहती है। चलते समय वह उसकी गुमशुदगी के बारे में पूछता है। सोफिया हिचकिचाती है, फिर उन्हें बताती है कि उसने संदिग्ध लोगों को छोड़ी हुई इमारत में प्रवेश करते देखा और उनका पीछा किया। अंततः विस्फोटक का स्थान खोज लिया। वह अर्नुए और करिसा के बारे में हिस्सा छोड़ देती है, उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। एडी जल्दी से चीजों को समझ जाता है, यह महसूस करते हुए कि पहले का असामान्य आतिशबाजी वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था।
सोफिया शर्माते हुए स्वीकार करती है कि उसने बम को आकाश में लात मारी थी। एडी की आंखों में निराशा झलकती है जब वह उसे अकेले इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए डांटता है, लेकिन वह समझाती है कि अपराधी पुराने भवन में बंधे हुए हैं। थोड़ी देर बाद लुइस उन्हें ढूंढ लेता है। इसाक सबसे पहले सलामी देता है और सोफिया की रिपोर्ट बताता है। सोफिया, जो अभी भी पहले की घटना से घबराई हुई है, लुइस को बेचैनी से देखती है, क्योंकि उसने अभी अभी महसूस किया है कि वह उससे प्यार करती है। वह खुद को संभालती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए माफी मांगती है। उसके आश्चर्य के लिए लुइस माफी को स्वीकार नहीं करते। वह बस उसे रात के लिए आराम करने और बाद में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं। बिना उसे देखे वे एडी को उसके डॉर्म तक ले जाने का निर्देश देते हैं और इसाक को तुरंत घटना रिपोर्ट जमा करने का आदेश देते हैं। लुई के ठंडे स्वभाव से हैरान सोफिया आग्रह करती है कि वह अभी भी मदद कर सकती है, लेकिन लुई बिना भाव के उसे रोक देता है और आदेश दोहराता है। जैसे ही वह दूर जाता है, सोफिया उसके पीछे जाती हुई आकृति को देखती है। उसके सीने में उलझन और अपराध बोध घूम रहा है। एडी उसे आराम करने का सुझाव देता है, उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए। वह लुइस पर एक अंतिम नजर डालती है और सोचती है कि उसने क्या गलत किया। उसे चिंता है कि आज रात के बाद लुइस उससे वास्तव में नफरत कर सकता है। जब कक्षाएं सप्ताह के दिन फिर से शुरू होती हैं तो सोफिया उस समय चकित होती है जब करिशा और उसकी दोस्तों का समूह उसके पास आता है। लड़कियां बेचैन दिखती हैं, ऑकवर्डली शिफ्ट होती हैं, जैसे कि बोलने का साहस जुटा रही हों। कैरिसा, जो आमतौर पर तीखी और गर्वित होती है, सबसे ज्यादा संघर्ष करती है। वह हिचकिचाती है, अपने शब्दों पर अटकती है और एक बार से अधिक चुप हो जाती है। अंततः रैना की एक नरम प्रेरणा से, जो चुपचाप उसे एक दृढ़ नजर से प्रोत्साहित करती है, कैरिसा आखिरकार माफी मांगने के लिए आगे बढ़ती है। अंत में कैरिसा और बाकी लड़कियां उसकी अगुवाई करती हैं। प्रत्येक एक ईमानदार माफी प्रस्तुत करती हैं। वे स्वीकार करते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वह ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित था, भावनाएं जिन्हें वे अब मानते हैं कि उनके कार्यों को उचित नहीं ठहराती हैं। वे मानते हैं कि उनके मजाक से गंभीर परिणाम हो सकते थे और ईर्ष्या के कारण उनके निर्णय पर धुंधलापन पड़ने पर पछतावा व्यक्त करते हैं। सोफिया चुपचाप सुनती है, उनकी ईमानदारी के लिए आभारी है। वह उनसे कहती है कि दिखावे के बावजूद वह और लुइस विशेष रूप से करीबी नहीं है। वह उस शाम को बस उसके साथी थे। खुलासे से उन्हें क्षणिक रूप से भ्रमित कर दिया जाता है, विशेष रूप से जब सोफिया उन्हें बम की खोज में अनजाने में मदद करने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देती है। कारिसा सोफिया के आभारी होने की बात को पूरी तरह नहीं समझ पाती, क्योंकि उसे मिशन की जानकारी नहीं है। वह इसे टाल देती है और बातचीत का विषय बदल देती है। एक आसान और दयालु मुस्कान के साथ वह सोफिया की तारीफ करती है, यह मानते हुए कि वह पार्टी में अपनी लाल पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह उसे अधिक आत्मविश्वास रखने के लिए कहती है और दोस्ताना व्यवहार में एक दुर्लभ शो के रूप में सोफिया को चाय के लिए बाहर जाने का आमंत्रण देती है। कैरिसा यहाँ तक कि अगली बार उसके बाल और मेकअप में मदद करने की पेशकश करती है, ये घोषित करते हुए कि यह उनके दोस्ती की शुरुआत के लिए एक शानदार शुरुआत हो सकती है। रीना तुरंत उनके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। इस विचार से स्पष्ट रूप से प्रसन्न होती है। एक बार के लिए उनके बीच कोई तनाव नहीं है, केवल एक अजीब लेकिन स्वागत योग्य दोस्ती की भावना है। और जैसे ही वह लड़कियों के साथ धीरे से हंसती है, उसके विचार लुइस पर रहते हैं। वह इस बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सकती कि अब वह उसके बारे में वास्तव में कैसा महसूस करता है। शूरवीरों के प्रशिक्षण मैदान को घूरते हुए सोफिया गहरी सांस लेती है और आगे कदम बढ़ाने से पहले अपने कंधे सीधी करती है। 3 महीने हो चुके हैं जब से वह आधिकारिक रूप से जूनियर शूरवीर बनी थी और उस छोटे समय में बहुत कुछ हुआ है। अब तक के उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिगत एंटी मोनार्चिस्ट समूह, जिसे डेब्रेक के नाम से जाना जाता है, के 2 सदस्यों को पकड़ना शामिल है। दुर्भाग्य से वे लोग रहस्यमय परिस्थितियों में हिरासत से फरार हो गए थे। इस तथ्य के कि उन्होंने स्कूल में घुसपैठ की थी, ये एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिससे अफवाहें फैली हुई हैं कि अकादमी के प्रमुख छात्रों या यहाँ तक कि कर्मचारियों में से कोई एक जासूस हो सकता है। स्कूल के अंदर एक गद्दार होने का विचार निश्चित रूप से उसे परेशान करता है, लेकिन यह उसके मन पर एकमात्र बोझ नहीं है। जो उसे व्यक्तिगत स्तर पर अधिक परेशान करता है वह है यह अजीब सा महसूस होना कि लुइस उससे बच रहा है। घटना की रात से दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा है। वास्तव में उसने उसे करीब से भी नहीं देखा है। यह उसे अजीब लगता है, जबकि पहले उनके रास्ते कितनी बार पार हुए थे, इससे पहले कि उसे उसके प्रति अपनी भावनाओं का एहसास हुआ। वह सोचती है कि क्या उस रात की उसकी लापरवाह हरकतों के कारण उसने उस पर भरोसा खो दिया, और हालांकि उसे खतरे को रोकने का पछतावा नहीं है, वह समझती है कि वह क्यों निराश हो सकता है। उसके आंतरिक विचार तब बाधित होते हैं जब वह इसाक और एडी को उसे बुलाते हुए देखती है। इसाक चौड़े मुस्कान के साथ घोषणा करता है कि आज के शेड्यूल में फील्ड ट्रेनिंग शामिल है। हालांकि सोफिया और एडी जल्दी ही अपनी नाखुशी दिखाने लगते हैं, क्योंकि वे अपने प्रशिक्षण के लिए बर्फीले पहाड़ों की यात्रा करते हैं, जबकि इसाक इस वातावरण से उत्साहित दिखाई देता है। प्रशिक्षक अंततः उनके उद्देश्य को समझाने के लिए ब्रेक का आह्वान करता है। वे कठोर जंगल में रात भर जीवित रहेंगे, जो उनकी सहनशक्ति और उनकी तैयारी की परीक्षा लेगा। सोफिया की नजर लुइस पर पड़ती है, जो कुछ ही फीट दूर खड़ा है, चुपचाप सुन रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वह उसकी दिशा में देख रही है, वह अपना सिर घुमा लेता है और केवल प्रशिक्षक के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, कई लोग अपने भारी बैग के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि सोफिया भी हर कदम के साथ अपने मांसपेशियों में दर्द महसूस करने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एडी और भी पीछे गिरता हुआ नजर आता है। चिंतित होकर वह उसका बोझ उठाने की पेशकश करती है, लेकिन वह जिद्दी होकर मना कर देता है, ये जोर देते हुए कि वह ठीक है। आखिरकार समूह को एक संगरी पगडंडी पर एक के पीछे एक चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो अब एक खड़ी रिज के किनारे चिपकी हुई है। तभी एडी अचानक गिर जाता है। उसका शरीर तनाव के तहत हार मान लेता है। सोफिया तेजी से प्रतिक्रिया करती है, उसे पकड़ लेती है ताकि उस गिरने से बच सके जो उसे पहाड़ के किनारे से नीचे गिरा सकता था। बर्फीली चट्टान की दीवार से चिपकी हुई वह दोनों को फिसलने से रोकने के लिए जोर लगाती है। हालांकि उसका हाथ फिसल जाता है और अंतिम शक्ति के साथ वह एडी को ऊपर की ओर फेंक देती है।
आइजैक चौंक कर लेकिन तेजी से कार्रवाई करते हुए बाहर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। हालांकि सोफिया घने जंगल में नीचे गिर जाती है। लुइस उसके पीछे कूदने का फैसला करता है। जब सोफिया होश में आती है तो आसमान सूर्यास्त के रंगों से भरा होता है। उसके शरीर में दर्द होता है लेकिन वह जीवित है। गोरिल्ला की प्राकृतिक आशीर्वादों ने उसे एक बार फिर से बचा लिया है। वह समझती है कि सबसे अच्छा उपाय यह है कि रात के लिए आश्रय ढूंढे और बाद में अपने दस्ते के साथ फिर से जुड़े, खासकर जब अंधेरा तेजी से छा रहा हो। जब वह अपने गिरने की जगह से दूर जाती है सुरक्षा ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित, तो वह यह नोटिस करने में असफल रहती है कि उसके बैग से कुछ आवश्यक वस्तुएं पीछे छूट गई थीं। सौभाग्य से सोफिया को पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक परित्यक्त केबिन मिल जाता है। वह ध्यानपूर्वक क्षेत्र का सर्वेक्षण करती है, यह देखते हुए कि यह अभी भी बरकरार है और शाम के लिए रहने के लिए संभवतः सबसे अच्छी जगह है। अपनी चीजों को एक सूखे कोने में रखते हुए वह सांस लेती है और चुपचाप फिर से गोरिल्ला के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देती है कि उसने उसकी मदद की। लेकिन विचार बना रहता है, हर पल और भारी होता जा रहा है। यदि उसे शुरू में ही गोरिल्ला की शक्ति नहीं मिलती तो वह इस स्थिति में नहीं होती। वह आग जलाने के उपकरणों की तलाश में अपने बैग को टटोलती है, लेकिन जल्दी से एहसास होता है कि वे गायब हैं। वह मान लेती है कि वे उसकी उतराई के दौरान गिर गए होंगे। वह सोचती है कि उन्हें खोजने के लिए बाहर जाए या नहीं, लेकिन आसमान पहले ही मध्यम हो गया है और ठंड अधिक कड़वे रूप में काट रही है। अब बाहर घूमना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वो अपने विकल्पों पर विचार करती है, अचानक एक शोर दीवारों के बीच गूंजता है। कुछ लकड़ी का टकराया, फर्श से टकराना। उसका शरीर जम जाता है। उसके दिमाग में दौड़ती हैं कल्पनाएं, एक भालू की या उससे भी बुरी पुराने केबिन में भटकती कोई आत्मा। वह अपना सिर हिलाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। याद दिलाती है कि बाहर जो भी हो सकता है वह सिर्फ उसकी तरह ही खोया और ठंडा हो सकता है। थोड़ी देर के झिझक के बाद वह दरवाजे के पास जाती है और इसे सावधानी से खोलती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वहां कोई नहीं है। एक पल के लिए डर वापस आ जाता है। यह फुसफुसाते हुए कि आवाज वास्तव में एक भूत की थी। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें नीची करती है, उसे पास में एक छोटी आकृति दिखाई देती है। ये एक गिलहरी है, बेहोश, निष्क्रिय, और इसके पास एक छोटा पैक है। पैक के अंदर उसकी अविश्वास में वही उपकरण हैं जिनकी उसे आग जलाने की आवश्यकता है। वह जल्दी से आग जलाने की कोशिश करती है और गिलहरी को अपने बैग से कपड़े में लपेट देती है। जब गर्मी केबिन में फैल जाती है, वह उसके पास बैठ जाती है और धीरे से उस छोटे जीव को देखती है। इसके बारे में कुछ परिचित सा लगता है, इसकी फर, इसका चेहरा। वह सोचने लगती है कि क्या यह वही गिलहरी है जो कभी कभी स्कूल में उसका पीछा करती है। जैसे ही गर्मी और थकावट उसकी हड्डियों में बस जाती है, उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है और वह सो जाती है। जब तक वह जागी, आग अंगारों में बदल चुकी होती है। एक अजीब सा आराम उसके चारों ओर है और हवा में एक अनजान लेकिन सुकून देने वाली खुशबू है। वह धीरे से उठकर बैठती है, ये महसूस करते हुए कि आग लगभग बुझने वाली है, और कुछ लकड़ी डालने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो बगल में देखती है, उसकी सांस रुक जाती है। लुइस वहां है, उसके ठीक बगल में सो रहा है, केवल एक पतली कंबल में लिपटा हुआ। सोफिया झटके से पीछे हटती है, खुद को केबिन की दीवार के खिलाफ दबाते हुए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। एक क्षण के लिए वह सोचती है कि क्या वह सोते समय मर गई और ये उसका दिमाग उसे अंतिम सांत्वना दे रहा है। लेकिन जितनी देर वह घूरती रहती है, ये उतना ही वास्तविक लगता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वह उसे देखता है। अचानक उसे भी एहसास होता है। वह जल्दी से कंबल अपने चारों ओर कस लेता है और शर्मिंदा होकर मुड़कर बैठ जाता है। सोफिया अभी भी स्तब्ध उसे कुछ विनम्रता से अनुरोध करते हुए सुनती है और तुरंत उसके सामान की खोज में बाहर दौड़ती है, जिसे वह दावा करता है कि केबिन के पास है। वह उन्हें ढूंढती है, उसके कपड़े और हथियार जो बर्फ से गीले हैं लेकिन सही सलामत हैं। वह लौटकर उसके कपड़ों को सूखने के लिए आग के पास लटका देती है। कुछ और अजीब चुप्पी के बाद वे अंत में फिर से एक दूसरे का सामना करते हैं। सोफिया अभी भी हिचकिचाते हुए पूछती है कि वह उसके साथ यहाँ कैसे आया। लुइस अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए समझाते हैं कि उन्होंने उसे गिरते हुए देखा और उसके पीछे छलांग लगा दी। दुर्भाग्य से वह कहीं और उतरे और उसे खोजने के लिए जंगल में खोज रहे थे। अचानक शर्मिंदगी से अभिभूत होकर लुइस अब सोफिया को अपनी क्षमता के बारे में सच बताने का सबसे अच्छा समय मानता है। बिना किसी चेतावनी के वह पहले ही माफी मांगता है और फिर उसकी दृष्टि से गायब हो जाता है। सोफिया चौंकी हुई है, उसकी आंखें उस जगह पर टिकी रहती हैं जहां वह पहले खड़ा था। एक पल के लिए कुछ नहीं होता। फिर वह देखती है कि छोटी गिलहरी कंबल से सिर बाहर निकालती है, वही गिलहरी जिसे उसने पिछली रात बचाया था। उसकी भावनाएं अविश्वास में बदल जाती हैं जब उसे एहसास होता है। कुछ क्षण बाद लुइस फिर से प्रकट होता है, धीरे धीरे अपने मानव रूप में लौटता है। वह जल्दी से कपड़े पहनता है, पहले उसकी नजरों से नहीं मिलता। एक विराम के बाद वह समझाना शुरू करता है। वह बताता है कि उसे गिलहरी देवता का आशीर्वाद मिला था। सामान्य रूप से ऐसा आशीर्वाद बस उसकी फुर्ती या सजगता को बढ़ा देता, लेकिन किसी अज्ञात कारण से यह उसे पूरी तरह से गिलहरी में बदलने की अनुमति देता है। हालांकि उसके परिवर्तन की अवधि अनिश्चित है और कभी कभी वह अनजाने में गिलहरी जैसी आदतें अपना लेता है। वह सोफिया से कहता है कि उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल पिछली रात उसे खोजने के लिए किया था और वही था जिसने उसकी खोई हुई सामग्री पाई थी। दुर्भाग्य से जैसे ही वह गिलहरी रूप में केबिन तक पहुंचा, थकावट ने उसे घेर लिया। वह बेहोश हो गया और शाम को अनायास ही अपने मानव रूप में लौट आया। सोफिया, जो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार पूछती है कि उसने खुद को खतरे में डालने का फैसला क्यों किया, खासकर जब उसने सोचा था कि वह अब उसके बिना आदेश की कार्रवाई करने के लिए उससे नाराज है। लुइस को एहसास होता है कि उसने एक बड़ा गलतफहमी पैदा कर दी है और धीरे धीरे अपने कार्यों के पीछे की सच्चाई स्वीकार करता है। जिस रात वह पुराने स्कूल भवन में फंसी थी, वह पहले ही उसे ढूंढ चुका था। वह गिलहरी के रूप में उसके साथ पूरे समय था। वही था जो उसके साथ रहा, वह जिसके साथ उसने अपनी रोटी साझा की। यह एहसास सोफिया को एक लहर की तरह हिला देता है। हर गिलहरी जिससे उसने जुड़ाव महसूस किया था, वह सारा समय लुइस था, और अगर ऐसा था तो उसने उसका वह इकबाल भी सुना था,
जो उसने तब किया जब उसे लगा कि कोई और उसे नहीं सुन सकता। एक डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन लुइस उसके चेहरे पर घबराहट देखकर उससे पहले बोलता है। वह ईमानदारी से माफी मांगता है, उसे आश्वासन देता है कि उसकी कभी भी जासूसी करने की मंशा नहीं थी। वह उस रात उसे ढूंढना चाहता था। उसका स्वर नरम हो गया क्योंकि वह अपना लाल होता चेहरा एक हाथ से ढकता है और स्वीकार करता है कि उसके शब्दों ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बताया कि वे उससे प्यार करते हैं। सोफिया अविश्वास में उसे घूरती है। वह सोच भी नहीं सकती कि लुई जैसे प्रशंसित व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं। आखिरकार उसने देखा है कि कितनी लड़कियां उससे नजदीकियां न बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जल्दी ही महसूस होता है कि लुई अपनी लोकप्रियता की सीमा को नहीं देखते। लुइस आगे बताते हैं कि उसकी स्वीकारोक्ति सुनने के बाद उन्होंने मूल रूप से उसे अकेला छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह इमारत में अकेली नहीं है तो वह रुके। उस निर्णय ने अंततः उन्हें बम की खोज करने के लिए प्रेरित किया। जब वह बताता है कि उसने सोफिया को धमाके की चोट लेने के लिए तैयार होते देखा तो उसकी आवाज धीमी हो जाती है, केवल स्कूल को शानदार तरीके से बचाने के लिए। वह उस शाम उसके लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित और आभारी था। फिर भी वह उसके बाद उसका सामना नहीं कर सका। उसने उसकी हिम्मत की सराहना की थी, लेकिन सब कुछ, उसकी स्वीकारोक्ति, उसकी मदद करने में असफलता और जो खतरा उसने अकेले झेला था, इन सब ने उसे अनिश्चित छोड़ दिया। और इसलिए जो हुआ उसे स्वीकार करने के बजाय उसने खुद को दूर कर लिया। लुइस की अपनी कहानी खत्म करने के तुरंत बाद वह उसकी आंखों में देखता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार करता है। जब उसने उसे चट्टान से गिरते हुए देखा तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसके प्रति कितनी गहरी भावना रखता है। वह फर्श से उठता है और उसके पास जाता है, ये खुलासा करते हुए कि वह हमेशा से उसकी ओर आकर्षित था। लेकिन जितना अधिक वह उसे जानने लगा उतना ही वह उससे प्यार करने लगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों से धीरे से पकड़कर वह यह स्वीकार करता है कि वह इस बात का बुरा मानता है कि उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसने पहले स्वीकार नहीं किया, भले ही उसने उसे गिलहरी के रूप में देखा हो। वह देखता है कि सोफिया अचानक थोड़ी उदास दिखने लगी है और चिंतित होने लगता है कि वह उसे ठुकराने वाली है। लेकिन जब वह फिर से ऊपर देखती है तो वह घोषणा करती है कि वह भी उससे प्यार करती है। अपनी हिम्मत जुटाकर सोफिया कबूल करती है कि उसे कब से उसके प्रति भावनाएं थीं, चूंकि लुई ने भी उसके साथ ईमानदारी दिखाई थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि घटना के बाद जब वह उससे बचने लगा तो उसे कितना दर्द हुआ। उस समय के दर्द को याद करना उसकी आंखों में आंसू ला देता है। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसने उसे प्यार करने पर पछतावा भी महसूस किया, क्योंकि इससे बहुत दुख हुआ। लुइस ने जल्दी से उसे गले लगाया, ये महसूस करने में इतनी देर करने और उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगी। वह उसे बताता है कि उसे अस्वीकृत होने का डर था, डर कि शायद वह वास्तव में उसे प्यार नहीं करती थी या उसके शब्द भ्रम के क्षण में कहे गए थे। पीछे हटते हुए लुइस उसे चूमने के लिए झुकता है, तभी आइजैक अचानक केबिन के सामने से आता है। प्रक्रिया में दरवाजे का एक हिस्सा गिरा देता है। चौंकी और परेशान सोफिया घबराहट में लुइस को अपने से दूर धकेल देती है। जैसे ही वह अपना संयम वापस प्राप्त करती है, वह इसहाक की ओर मुड़ती है और पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। इसहाक सहजता से कहता है कि उसने अपनी कुत्ते की कृपा का उपयोग उसे सुगंध के माध्यम से ट्रैक करने के लिए किया। सोफिया आखिरकार शांत हो जाती है जब तक इसहाक केबिन के किनारे की ओर इशारा नहीं करता। तभी उसे एहसास होता है कि अभी क्या हुआ। वो किनारे की ओर देखती है और उसके डर के लिए वो केबिन के बाहर लुइस को देखती है, जो बर्फ में पड़ा हुआ है, उस ताजा ढेर से गद्दीदार जहां उसने दीवार के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सोफिया धीरे से उस शक्ति को कोसती है जो उसे गोरिल्ला देवता द्वारा दी गई थी। चिंतित है कि उसने शायद अभी अभी उस व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है जिसे वह प्यार करती है।